नमस्कार, मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टोरिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीयूईटी पीजी एमए हिंदी 2024 के पिछले प्रश्न पर। और आप देख रहे होंगे यहाँ भाग 2 पार्ट 2 लिखा हुआ है। भाग 1 यानी कि पहला वीडियो जो है हमारा प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जाकर देखिए क्योंकि सीयूईटी पीजी में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। अगर रिपीट नहीं होते हैं फिर भी एक पद्धति, नमूना आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जो है कि बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो आप इसे मत छोड़िए। क्योंकि देखिए, पेपर है, आप जितना अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ही धारदार आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए ठीक है, आप मन लगा के पढ़िए और ये प्रीवियस ईयर देखते हुए ही आप तैयारी करिए। तो भाग 1 आप जाके देखिएगा और भाग 2 में हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ने से पहले एक बात और बोल देते हैं कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, प्रेषित करिएगा। क्योंकि केवल आप लाभ लें ऐसा नहीं, अपने दोस्तों का भी लाभ सोचिए। तो देखिए, ये 31 से 75 तक जाएंगे हम लोग आज। पहला है, देखिए ये सूची मिलान है और ऐसी पंक्तियां ये बहुत अधिक आ रहे हैं प्रश्न। तो देखिए, लिखा है दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये किसका है? कबीर जी का। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुका यह मलुक दास, ठीक। अब गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, ये जायसी जी की है। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे। ये द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वही मंगल भवन मंगलहारी, यही वाला। तो देखिए, ये हो गया दशरथ त्यों लोग, ये वाला कबीर, ये पहला का तीसरा यहाँ लिख लेते हैं। पहला का तीसरा हो गया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, तो ये हो गया मलुकदास। दूसरा इनका यही है। अब देखिए गुरु शोभा, ये जायसी का है, ये चौथा। अब आप मिला लीजिए इसमें। देखिए द्रवहु सदसत, ये वाला है, तो हो गया डी। डी का क्या है? पहला, तो यही होगा। आप चाहे तो समय की बचत करने के लिए आप एक मिलाएंगे और लगता है कि हाँ अब सारे मिल गए, मतलब ऑप्शन, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा लगता है कि नहीं दिक्कत होगा तो फिर हम पूरा हल करेंगे। तो इसका ये है दूसरा। देखिए, अब दो कथन है और इसमें ये प्रश्न ऐसे बहुत, अभी कथन कारण और सूची मिलान ये बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए और अभ्यास, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया होगा। देखिए, पृथ्वीराज दासों के रचनाकार चंद बरदाई हैं, ये सही है। और चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। आप इतिहास, आप लोग अगर स्नातक में कुछ तो आप जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम शून्य होगा। तो ये समकालीन है, आप लोग पढ़े होंगे। और ऐसा माना जाता है कि जन्म भी एक ही दिन हुआ है, ऐसा कुछ है कि जन्म भी उनका एक ही दिन हुआ, एक ही जन्म वर्ष भी वही सेम है, मतलब एक ही है। तो दोनों समकालीन है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक कथन और दो दोनों सही है। अब देखिए, ये है भला हुआ जो मारिया, ये हेमचंद्र, आप जानते होंगे हेमचंद्र। तो अब देखिए, ये पंक्ति जो है, ये छत्राणी जो होती हैं, उनका धर्म होता है ना कि वो प्रोत्साहित करती हैं अपने पुरुष को, यानी अपने पति को, कि आप युद्ध में जाइए। तो जब वहां से ये वो मर जाते हैं, तो जो वहां पर युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाते हैं ना, तो ये कहती हैं कि भला हुआ जो मारिया, हाँ, बहनी महारा कंतु लज्जे, क्या है, लज्जेजम तू वयम सिंह जय भागा घरु गंतु, माने लज्जा महसूस नहीं होता है। वो खुश, मतलब एक तरह से प्रसन्न होती हैं कि हमारा जो पति है वो युद्ध में मारा गया, अच्छा हुआ। मतलब कि अगर वो वापस आता तो कायर होता, तो ऐसा कुछ। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसे देखेंगे। देखिए, इसमें क्या दिया है कि सांकृत्यायन जी किसे माने हैं, तो इसे सरहपाद। अब देखिए, इसमें दिया है स्वयंभू। अब स्वयंभू को कौन माना है? तो राम कुमार वर्मा जी।
राम कुमार वर्मा जी माने हैं। अब देखिए पुष्य या पुण्य कवि बोला जाता है, तो पुष्य या पुण्य तो शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। अब देखिए अब्दुल रहमान को पहला कवि कौन मानता है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए सब याद होना चाहिए, ठीक है। और सरहपा या सरहपा, ये देखिए जितने भी सिद्ध हुए हैं और उसके मतलब नाम के अंत में पा लगा हुआ मिलेगा। अब देखिए ये हो गया राहुल संकीर्तन और ये सरहपाद, ठीक। अब देखिए नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 नाथ हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 9 नाथ, राम कुमार वर्मा 9 माने हैं और कुछ ऐसे है, तो याद करना होगा, कंठस्थ होना चाहिए। अब देखिए निम्नलिखित में से 84 सिद्धों में सिद्धों के अंतर्गत नहीं है। अब देखिए कौन से नहीं है? तो 84 पूरा हमें याद नहीं करना है और उसमें कुछ प्रमुख हैं और जिन्हें याद करना होगा हमें बस। अब देखिए इसमें देवसेन और स्वयंभू ये जो है जैन कवि, ये सिद्ध में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या है? सी और ई, ये सी और ई। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से रहीम की रचना नहीं है। तो रहीम की रचना कौन कौन सी है? तो देखिए इसमें नगर शोभा, नवरस, हाँ, पद्मावती, मदनाष्टक, बैरवै नायिका भेद, नाममाला। तो देखिए इसमें आप जानते होंगे मदनाष्टक ये बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को याद भी होगा। और ये बैरवै नायिका भेद और नगर शोभा ये रहीम जी की रचनाएं हैं। अब ये नवरस ये बी और ये नाममाला ये नहीं है। तो बी और ई, देखिए बी और ई नहीं है, ठीक। अब देखिए तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, यह किसका कथन है? मतलब है ना? तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह किसका कथन है? तो डॉक्टर यही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए रामचंद्र शुक्ल विद्यापति के बारे में बोलते हैं आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए ऐसे, तो जो प्रमुख है आप उन्हें देख लीजिएगा। हाँ, और देखिए तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की है? अब देखिए मीरा की बात करें तो मीरा की भक्ति कैसी है? माधुर्य। और तुलसीदास का तो ये हो जाएगा दास्य। अब देखिए इतना सरल प्रश्न है, इसे हमें लगता है अगर 12वीं में आप अगर ठीक से पढ़े होंगे तो ये प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 12वीं क्या 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, तो इसे क्रम से लगाना है। तो देखिए पहले क्या आएगा? अब इसमें देखिए पहला भारतेंदु, तो इसमें अब देखिए पहला का बी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और ये ए, अब ये केवल 2 और 4 इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो देखिए अब भारतेंदु युग फिर द्विवेदी युग, सी का डी। अब ये देखिए मिलता जुलता है, लेकिन आप ऐसे लगा लीजिए और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर देखिए छायावाद, ये हो गया आपका। फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सरल है, ठीक है। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली, शब्दावली आयोग नई दिल्ली निरंतर करता रहता है, तो ये जो है सही है। शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशों का अध्ययन आवश्यक नहीं है, तो ये बात गलत है। क्योंकि अगर हम देखिए शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए तो शब्दकोश पढ़ना ही जरूरी है। अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो हमें शब्दों के बारे में कैसे पता चलेगा? तो ये प्रश्न, ये जो है कथन दूसरा, ये गलत है। तो आप देखिए इसमें कौन सा दिया है, ये सही है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ये क्या हो गया? नहीं। कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, नहीं। कथन 1 सत्य है किंतु 2 असत्य है, ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो पहला कथन क्या है? देखिए रुद्रट ने शांत एवं
शांत एवं प्रयाण दो नए रसों का उल्लेख किया है, तो ये बात सही है। देखिए जब बात आ गई है यहाँ पर रुद्रट ने शांत रस, तो ये प्रयोग तो उल्लेख तो दोनों किए हैं, शांत और प्रयाण दोनों रसों का उल्लेख मतलब किए हैं रुद्र जी, ठीक है। अब देखिए प्रवर्तक, ये प्रवर्तक और प्रयाण रस जो है उद्भट प्रवर्तक। तो उद्भट समझिए, ये उद्भट और यही है इनके प्रवर्तक। तो साफ साफ रहे रुद्रट और रुद्रट ये शांत रस के और प्रयाण के उद्भट। अब देखिए दिया है कि प्रयोग किए हैं, तो ये उल्लेख किए हैं, तो ये दोनों सही है, मतलब ये उल्लेख किए हैं सही है। और ये शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान माना है, नहीं ये गलत, ठीक। अब ये मिलान यहाँ करना है, देख लीजिए ए और आर दोनों असत्य है, असत्य है, और आर ए की व्याख्या, हाँ सही व्याख्या ऐसा नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है, दोनों सत्य नहीं है। देखिए ए सत्य है परंतु आर असत्य नहीं है। देखिए फिर ए असत्य नहीं है मतलब फिर परंतु आर सत्य है, तो कुछ इसमें ऑप्शन में दिक्कत है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये सही है ये गलत है। अब देखिए अभिधा उत्तम काव्य है, किसने कहा है? तो एक पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, तो ये देव की, तो देव। देखिए यह नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण। ये प्रश्न बहुत ढेर सारे ऐसे आएंगे। श्रीति करी काहू सुख न लगो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आ धुही प्राप्त दगो। ये थोड़ा त्रुटि है शायद, देख लीजिएगा इसे। तो देखिए ये रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है, ये उदाहरण में आपको देखने को मिलता है। अब रूढ़ि लक्षणा, ये रूढ़ि लक्षणा जहां रूढ़ि के कारण मुख्यात को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया, वहां रूढ़ लक्षण। तो देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे हम बोले कि राजस्थान मतलब ऐसे नहीं, मान लीजिए आप किसी को बोलते होंगे कि वो मूर्ख है, वो उल्लू है, तो वो सच में उल्लू तो होता नहीं है। जो एक उल्लू शब्द हम बोल रहे हैं वो क्या है, ये रूढ़ि लक्षणा में आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसे देखेंगे। मतलब एक, मतलब ये देखिए लिखा हुआ है ना मुख्यात को छोड़कर, तो उसका एक अर्थ वहां उल्लू बन नहीं रहा है, उल्लू हो नहीं जा रहा है, लेकिन उसका जो एक अर्थ है कि मूर्ख से उसकी तुलना कर रहे हैं, या आप बोल दे कि वो गधा है, तो गधा नहीं है, लेकिन यही है कि लक्षणा। तो जब आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। देखिए ये उदाहरण है, ठीक, ये लक्षणा का उदाहरण, तो दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी करता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इसे। देखिए वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ तो एकदम सरल सा है, अर्थयास है, ये अनुग्रह आप लोग जानते होंगे। देखिए निम्नलिखित में से लक्षणा शक्ति से संबंधित नहीं है। अब देखिए फिर वही आ गया, मुख्यार्थ में बाधा होती है, लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबंध होता है, लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन द्वारा लिया जाता है, वाच्यार्थ का मुख्यार्थ। देखिए ये जब वाच्यार्थ की बात आ गई तो वाच्यार्थ कहाँ होता है, अभिधा में होता है ना। वाच्यार्थ का संबंध कहाँ से किससे होता है, अभिधा से होता है। तो हम इसे देखेंगे, ठीक। किस रीतिकालीन कवि ने अभिधा को, देखिए अभी ये प्रश्न आया है देव से, अभी आया है ना देव से कि अभिधा को, अभिधा उत्तम काव्य है ये वाला। तो अब देखिए आ गया अभिधा को उत्तम माना है फिर से, तो वही प्रश्न देखिए, तो एक कवि से दो दो प्रश्न आ जा रहे हैं। तो देखिए देव, देखिए भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना है? हाँ तो देखिए ये भट्ट लोलट, ये भरत मुनि। अब देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है, दूसरा वही, मतलब अभिकथन कारण और सूची मिलान। ये आपको बहुत एकदम ये समझिए कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। देखिए भामा के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष कृति और प्रीति, तो ये जो है सही है। यहाँ कृति का अर्थ का संबंध कवि से है, श्रेष्ठ काव्य रचना से कवि को यश धन यश तथा धन की प्राप्ति होती है, सही बात है। आदमी क्यों रचना करेगा, तो ये धन और यश के लिए, कृति के लिए, सही है। तो दोनों सही है और दूसरों की एक दूसरे की व्याख्या भी करता है।
दोनों सही है ना? हाँ, दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी करता है। अब देखिए नीचे फिर वही आ गया मिलान कथन कारण। भामा के अनुसार, अच्छा प्रश्न वही दोबारा आ गया है, कोई नहीं। देखिए, काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में से कौन रसवादी है? तो रसवादी की आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो इतना हमको लगता है कि बहुत सरल प्रश्न है ये। जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। और ये देखिए भामा, वामन और दंडी, ये जो है कौन से हैं? अलंकारवादी है ये। ठीक, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, जब आप पढ़ेंगे तो जैसे वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक। ऐसे रस संप्रदाय भरत मुनि। तो इसी तरह ध्वनि संप्रदाय, ऐसे ढेर सारे संप्रदाय हम लोग कब पढ़ेंगे? जब ये काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तब उसमें। देखिए आनंदवर्धन, और इनका एक है ना ध्वन्यालोक, एक पुस्तक है, वो भी मतलब रचना वो फेमस है। देखिए आचार्य भामा ने काव्यालंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना है? तो देखिए ये प्रतिभा को माने हैं। ठीक, अभी हम लोग जब देखिए हम लोग पाठ्यक्रम पे चर्चा किए होंगे, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। हमें लगता है कि बहुत अच्छे से उसमें समझाए हैं कि कौन कौन से बिंदु, टॉपिक, तथ्य को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब। तो देखिए जब हम पढ़ेंगे कारण है, लक्षण है, वही है ना, कारण लक्षण हेतु, ऐसा कुछ करके सब पूरा व्यवस्थित तरीके से, तो उसमें देखेंगे तो वही है कि उद्देश्य क्या है, काव्य का उद्देश्य यानी प्रयोजन, काव्य के लक्षण, तो उसी के अंतर्गत ये सब आता है। हम लोग जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। देखिए तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः वापी, काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? तो देखिए ये आपको रखना होगा, जैसे शब्दार्थो सहित काव्यम, हाँ, और ये तद्दोषो, मतलब कुछ जो प्रसिद्ध हैं उन्हें आपको रटना होगा। ये याद नहीं, रटना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आ जाएगा, उठा देंगे वहीं से। और देखिए पूछा भी है, तो ये है आचार्य मम्मट। अब कुछ पूरा नहीं याद होता है तो कुछ अपने से आप लोग चाहें तो ट्रिक बनाते हैं, लोग बनाते हैं, वहां भूलते भी हैं, लेकिन नहीं, अगर आप खुद से आप उसको याद करने के लिए आप रिलेट करते हैं किसी चीज से, तो आपको याद रहेगा। जैसे मैं जब दे रहा, देखिए याद कैसे किया हूँ, तद 200, यहाँ द्वित्व व्यंजन है ना, द दो ठो है, मतलब 2 बार आया है, तो मैं ऐसे किया हूँ कि हाँ म 2 बार है, तो ऐसे। तो आप चाहें तो छोटे छोटे चीज को आप इसमें निकाल सकते हैं कि हम कैसे याद करें, वहां प्रश्न हमें याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, कुछ हम अपने से भी बताएंगे, कुछ आप लोग अपने से स्वयं बनाइएगा, हो जाएगा। देखिए ये किसचित दर्शे रसादृशे प्रवार्तते, ये जो है भरत मुनि का है, ये रस के बारे में। तो देखिए भरत मुनि, अब भरत मुनि के बारे में, तो भरत मुनि की शताब्दी के हैं, और ये आप लोग जो बताइए, कमेंट कर दीजिएगा इसको। और इनका जो प्रमुख पुस्तक है आप लोग जानते होंगे, नाट्य शास्त्र, है ना? तो ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? देखिए ये काव्य योग जो है ये नहीं होगा, ये एनटीए जो है मिस प्रिंट किया है, मतलब गलत लिख दिया है, काव्यांग होगा, तो काव्यांग होगा। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से सिनेमा का आविष्कार किसने किया है? बहुत बच्चे सोचेंगे मार्कोनी किए, नहीं, ये थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब का भी आविष्कार, मतलब ढेर सारा आविष्कार किया, लेकिन सिनेमा का आविष्कार भी ये किया है। अब देखिए वर्तमान समय में सूचना का दिव्य शास्त्र, ये प्रश्न कहाँ से आया है? अब आप लोग देखिए, ये आया है आपका वहां से, सूचना का दिव्य शास्त्र है, और रेडियो ये प्रयोजन मूलक, अब ये जनसंचार ये आ गया ना, तो यहाँ से आया है। विज्ञापन ये हम लोग पढ़े थे ना पाठ्यक्रम में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसी तरह है। तो देखिए क्या है, सूचना का दिव्य शास्त्र, विज्ञापन। ठीक, अगर देखिए अब सूचना का दिव्य शास्त्र क्यों कहते हैं इसको, पहले देखिए, अगर सूचना का जैसे मोबाइल है, तो जिसके पास जो धनात्म है उसके पास है, पहले तो अब हो गया आप लोगों, हर लोगों, सभी लोगों के पास, हमको लगता है शायद ही कोई हो जिसके पास ना हो, तो पहले के जमाने में नहीं होता था। तो विज्ञापन ऐसा चीज है जिसमें जो कंपनी है या फर्म है जो, तो वो विज्ञापन अपना बनाता है, और पोस्टर्स आप देखे होंगे सड़क पर किनारे बैनर लगे हुए, तो किसका जाता है उसमें, जो कंपनी हो वो इन्वेस्ट करता है कि हाँ ये करके हम लगाएंगे तो हमारा मतलब अधिक हो जाएगा, उत्पादन हो चाहे कुछ भी हो। तो ये विज्ञापन में जन साधारण के पैसा जो है, मतलब वहाँ मूल्य नहीं देना होता है, और आदमी अधिक उस पर ध्यान केंद्रित होता है विज्ञापन पर लोगों का। तो यही है सूचना का दिव्य शास्त्र। अब वार्तालाप से तो कुछ नहीं होता है, रेडियो तो सभी के पास नहीं ना होगा, कुछ लोगों के पास होता था, संवाद, संवाद से भी उतना नहीं है वार्तालाप से, लेकिन ये तीनों तो नहीं है, ये विज्ञापन।
देखिए नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, तो ये है आपका 1954। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954। अब देखिए सूची एक, सूची दो, हाँ सूची एक को सूची दो से मिलाइए। देखिए संचार के तत्व, ये कैसा हो गया, ऊपर नीचे हो गया क्या? ओ, ये प्रश्न थोड़ा इधर उधर हो गया है। देखिए संचार के तत्व है, और ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए संचार के तत्व और संचार के माध्यम और संचार के कार्य, कहाँ गया, हाँ अमौखिक संचार के अभिव्यक्ति। अब देखिए ऐसे समझ लीजिए, अब संचार के संधार है गलत। अब देखिए संचार के माध्यम क्या क्या है, आप लोग जानते होंगे, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, रेडियो, ये सब क्या है, संचार के माध्यम है। अब देखिए संचार के माध्यम के बारे में हो गया। अब संचार के कार्य क्या है, तो संचार कार्य में देखिए प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, माने कि अगर किसी चीज को वहां प्राप्ति हो रही हो, है ना, यहाँ देखिए नियंत्रण, सूचना, तो संचार। अब देखिए मान लीजिए नियंत्रण सूचना, मतलब किसी को हमको सूचना देना है, कोई सूचना भेजना है, तो हम किससे करेंगे, संचार के माध्यम से करेंगे। माध्यम में कौन सा आएगा, तो इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, रेडियो, ये सब। अब देखिए अमौखिक संचार के अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति में क्या आएगा, जैसे किसी समाचार को सुन के आदमी डर जाता है, किसी को सुन के खुश होता है, तो अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, तो उसमें खुशी, डर, गम, भय आदि है, ठीक। अब देखिए संचार के कार्य हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, और माध्यम हो गया। अब देखिए तत्व, तत्व में क्या है, ये डिकोडिंग, संदेश, ये शोर गलत सा क्या हो सकता है, ये देखिए संदेश हो गया, तार होगा, थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो ठीक है। तो समझ लीजिए इसे मोटी मोटा कि संचार के तत्व क्या है, और संचार के माध्यम, संचार के कार्य, और संचार के अमौखिक संचार के अभिव्यक्ति, तो ठीक है। अब देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। अब देखिए ये बहुत मतलब चर्चित, मतलब ऐसे प्रश्न को उठाया है, जैसे जो बहुत फेमस लोग हैं उन लोगों के रचनाओं को उठा करके मिलान करने के लिए देता है। अब देखिए परख, हमें लगता है कि ये बहुत कम आदमी होगा जो ना जानता हो। देखिए जैनेन्द्र, जैनेन्द्र जी का, तो डी का पहला, अगर आप चाहें तो डी का पहला देख करके यहाँ लगा करके आगे बढ़ सकते हैं समय की बचत के लिए, लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ अभ्यास कर रहे हैं तो आप करिए। तो देखिए सोना और खून, ये किसका है, चतुर्सेन शास्त्री जी का। मुर्दों का टीला और श्यामा स्वप्न, अब देखिए मुर्दों का टीला किसका है, रांगे राघव, और श्यामा स्वप्न जो है ये जगमोहन सिंह का, और ये परख आपको पता ही है, जैनेन्द्र। तो प्रश्न जब अभ्यास कर रहे हैं तो मिला लेंगे, लेकिन अगर पेपर में, एग्जाम हॉल में आपके साथ अगर ऐसे प्रश्न दिखे कि हाँ हमको ये, मतलब हम समय बचा सकते हैं, तो ये नहीं करेंगे कि हम बहुत ज्यादा इसमें पूरा मिलान करें और वहां विद्युता दिखाएं कि नहीं हम करेंगे, चाहे समय बचाना है, तो ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा। सूची एक को फिर देखिए मिलान करने के लिए आ गया, कबीर, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, इनकी रचनाओं को मिलाना है। तो कबीर आप लोग जानते होंगे, बीजक कौन संकलित किया है, धर्मदास किए हैं, है ना। रैदास सतबमनी आप जानते होंगे, रैदास के बारे में, बनारस यानी वाराणसी काशी से संबंध है। दादू दयाल के बारे में जानते होंगे, हृदयवाणी इनका ये है। सुंदरदास का सुंदर विलास, है ना, तो ये मिला लीजिए। डी का चौथा, तो सब में देखिए डी का, इसमें नहीं है, डी का चौथा तीनों में है, तो इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे। कबीर, रैदास का सतबमनी, और दादू दयाल का हृदयवाणी, और सुंदरदास का सुंदर विलास, ठीक। ए का पहला, बी का तीसरा, ये वाला होगा, सी का दूसरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। अब देखिए इसमें दिया है संधि, अब आप लोग संधि पढ़ते आए होंगे, हमको लगता है जहां तक कि 8वीं से 9वीं में आते आते कुछ ना कुछ हम लोग दीर्घ संधि 9 में पढ़े होंगे, हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि तो 9 में पढ़ ही लेते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं जैसे 10वीं में, तो ये आपको ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अन्वेषण, पवित्र, जलौद, विरोचित, तो पहले देखिए अन्वेषण, ये कौन सा संधि है, देखिए पहले यहाँ से करते हैं, विरोचित, विरोचित, जो विरोचित है इसमें आप गुण संधि पढ़े होंगे,
तो गुण संधि में क्या होता है कि या तो एक ट्रिक है, या आप ऊपर देखिए शब्द है उसके ऊपर अगर दो चोटी है तो वृद्धि संधि में है, अगर एक चोटी है तो गुण संधि में। आप चाहे तो इसे कर सकते हैं कि डी का है गुण संधि, जलौध है वृद्धि संधि, है ना। तो आपको मिल जाएगा, देखिए ये विरोचित गुण और ये जलौध वृद्धि, सी का चौथा देखिए एक में है और डी का तीसरा, ये हो गया बी का पहला और ये जड़ संधि। लेकिन देखिए ये अन्वेषण, अब देखिए अन्वेषण है, पवित्र का होगा ना, पोधन इत्र, हाँ, जलौध का होगा, फिर विरोचित का होगा, इसी तरह वीर धन उचित, ऐसे। तो आप लोग देखिएगा, इसे करिएगा। देखिए निम्नलिखित में से विसर्ग संधि, अब देखिए व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब हम लोग बाद में पढ़े हैं। तो विसर्ग में थोड़ा सा देखिए निफल, तो इसका क्या होगा निफल, निष्फल, देखिए तथापि नहीं है। पुरस्कार का क्या होगा पूरा धन कार, पूरा धन कार होगा तो पुरस्कार। इसी तरह होगा भास्कर, तो क्या होगा भा धन कर, तो भास्कर। तो क्या होगा ए सी ई, तो जिसमें हो देखिए केवल ए सी ई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और कार्यवाही। अब देखिए प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। नहीं, तो साधारण वाक्य की परिभाषा आप जाके पढ़िएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं। देखिए आर कारण क्या है, साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखे, तो एक प्रधान क्रिया होता है, ठीक है, सही है, मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया वही, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कहा दिया है ए और आर दोनों सत्य है, नहीं, ए और आर दोनों सत्य है, गलत हो गया है। ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं, देखिए ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे वह कहलाता है। अब देखिए अब इतना सरल प्रश्न है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे माता और पिता, उसमें योजक चिन्ह होता है। देखिए जैसे लिखेंगे माता और पिता, है ना, ऐसे ही इसी तरह होगा। अब देखिए ये योजक चिन्ह है, जो ये लगा हुआ है, ये योजक चिन्ह है। तो हम लोग जब द्वंद्व समास में पढ़ते हैं तो ये किसको, मतलब जो योजक चिन्ह है वो और शब्द को समाहित किया हुआ है, माता और पिता, पाप और पुण्य, है ना, लाभ और हानि, ऐसे। तो हम लोग समास जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास में, हम लोग जानते होंगे। देखिए अव्ययी भाव में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है, वो ऐसा होता है कि वो लिंग में परिवर्तित नहीं होता है, आप उसे किसी के साथ लगा दीजिए, हाँ, वो उसे कहते हैं शायद अविकारी है। अब देखिए जो द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है। अब देखिए बहुब्रीहि में क्या है, बहुब्रीहि में ये दोनों को संकेत नहीं देता है, न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, और ये तीसरे की ओर संकेत करता है। अब देखिए अव्ययी भाव थोड़ा सा कंफ्यूजन में लग रहा है, लेकिन है नहीं। देखिए इसमें क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद ये अविकारी होता है और किसी के साथ जुड़ेगा, जैसे हो गया है ना ये यथाशक्ति, प्रतिदिनम, ऐसा, तो ये होता है। तो उसकी परिभाषा में थोड़ा सा वो है। और बहुब्रीहि समास, देखिए बहुब्रीहि समास में क्या है कि दोनों पद जो है वो प्रधान न होकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, जैसे चंद्रशेखर, है ना, तो अर्थात शंकर भगवान, पीताम्बर। देखिए कुछ ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे कि जो इसमें भी आते हैं, वो कर्मधारय में भी आ जाते हैं और ये बहुब्रीहि में, जैसे पीताम्बर बोले, पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात गणेश भी मान सकते हैं, मतलब लंबोदर नहीं, ये समझिए गणेश को भी कभी कभी मिलता है या कृष्ण को, तो कृष्ण ही मानिए, तो आप बहुब्रीहि और उसमें भी शामिल कर सकते हैं कर्मधारय। तो अगर कहीं भी आए तो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि देखिए बहुब्रीहि बड़ा माना जाता है। अगर बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों है वैसे आएगा नहीं, अगर आ जाता है तो हम किसे करेंगे, बहुब्रीहि को टिक करेंगे, ठीक है। ये बचपन से आप लोग देखे होंगे, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो लगता था कि इसमें कंफ्यूजन, तो वही पीताम्बर, नीलांबर, है ना, चतुर्भुज, चतुर्भुज अर्थात विष्णु, लेकिन कर्मधारय में जब आएगा और बहुब्रीहि नहीं रहेगा तो हम कर्मधारय लगाएंगे, और बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों रहेगा, इसे आएगा नहीं, जैसे अगर आ गया तो बहुब्रीहि लगाएंगे। अब देखिए हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग, अब ये है 27, है ना, 1927। ये हिंदुस्तानी प्रचार वर्धा
और बिहार राष्ट्रभाषा पटना, साहित्य अकादमी नई दिल्ली। अब देखिए साहित्य अकादमी नई दिल्ली ये आप जानते होंगे 54 और ये पटना वाला 47, तो ये वर्धा वाला 42। आप इसमें मिलान कर लीजिए। डी का चौथा, नहीं पहला है ना डी का, हाँ तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए कथन 1, वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिंदी हिंदी को टंकण, आशुलेखन, वाणिज्यिक पत्राचार और नई आर्थिक शब्दावली से आपूरित करना है, तो ये भी सही है। और प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत टिप्पणी, पारिभाषिक शब्दावली, संक्षेपण आदि महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। क्या है, दोनों सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, देखिए नीचे फिर देखिए ऐसे प्रश्न ढेर सारे हैं, तो अब अभ्यास करिए। ये नहीं कि कथन और कारण देख के हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं, अभ्यास करिए। देखिए राजकाज की भाषा के रूप में आज जो वो हिंदी प्रशासन, ये जो होगा शायद, ये गलत है, जो होगा यहाँ, जो हिंदी प्रशासन में प्रचलित है उसे मानक खड़ी बोली कहते हैं, तो ये मानक खड़ी बोली कहते हैं, ये सही है। देखिए हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये भी सही है। देखिए हमारे जो संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्या हुआ है उसके स्थान पर राजभाषा, और इसका भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक उल्लेख यानी वर्णन किया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। हाँ तो अब देखिए इसमें क्या है, दोनों सही है, इसे मिलान लीजिएगा क्या है। देखिए किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, इसे देव कहे हैं। अब देखिए अब रीति काव्य का द्वार है ऐसे पूछेगा, रीति काल किसने कहा है, रीति काव्य कौन बोला है ना, तो रीति काव्य शायद जॉर्ज ग्रियर्सन बोले हैं, रीति काल शुक्ल जी बोले, मतलब नामकरण पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न वहां से भी आते हैं। देखिए ये प्रश्न शायद हो चुका है फिर से। देखिए तुलसीदास द्वारा राम भक्ति का पूर्ण प्रतिष्ठा, हाँ भक्ति वीरता का वर्णन ईश्वर के प्रति किस शाखा से संबंधित है। अब देखिए जब तुलसीदास जी की बात आई है, तो तुलसीदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल, तो भक्ति काल हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए ये जब भक्ति काल पढ़ते हैं तो ये 2 शाखाओं में विभक्त होता है, होता है कि नहीं, ये पहले आप ऐसे, हाँ सगुण निर्गुण करिए, चाहे निर्गुण सगुण, ये सगुण और निर्गुण। देखिए निर्गुण माने निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, और सगुण माने साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले। हाँ यानी मूर्ति पूजक या मूर्ति के विरोध में रहते, मतलब विरोध नहीं, मतलब नहीं पूजा ही नहीं करते थे ये। जैसे ये कबीर है ना, ये कहते हैं कि आपके राम कुछ और है, हमारे मतलब ये अलग मानते हैं। अब देखिए सगुण में भी 2 हो गया, एक हो गया राम भक्ति और एक हो गया कृष्ण भक्ति। ये बहुत सरल है, ये आप लोग जानते होंगे, कृष्ण भक्ति। अब देखिए अब राम भक्ति कृष्ण भक्ति इसमें भी हो जाता है 2, इसमें क्या होता है, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में क्या कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पे भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है वही, मतलब ज्ञान से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और प्रेमाश्रय में क्या होता है, ये कहते हैं, ये इसके संत प्रेम कहते हैं कि प्रेम के बल पे, प्रेमाश्रयी, प्रेम के बल पे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए राम भक्ति के जो है प्रमुख कौन है, ये तुलसीदास जी हैं। ये है तुलसीदास जी। ये देखिए थोड़ा सा डीप में क्या मतलब, ठीक है लिख दे रहा हूँ। और कृष्ण भक्ति में कौन है, आप जानते होंगे, सूरदास जी। कृष्ण भक्ति में सूरदास जी। अब देखिए ज्ञान आश्रय में आप जानते होंगे कबीर, और इसमें रैदास, अरे रैदास करें ये जैसी, कबीर दास जी, और इसमें क्या है मलिक मोहम्मद जैसी जी, जैसी केवल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो रचनाएं भी देख लीजिएगा तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, यानी कि जो प्रसिद्ध हैं, और उनकी रचनाएं जो है वो एनटीए तो उठा ही लेगा, देखना चाहिए। सूरदास, कबीरदास, ये बीजक, जैसी, मतलब ये जो प्रमुख लोग हैं, आप इनका जीवन परिचय भी देखिएगा,
और प्रमुख पंक्तियां देखिएगा, इनकी उपाधियां देखिएगा, मतलब कुछ छूटे नाम से। तो किस शाखा के हैं अब तो पता चल जाएगा, राम भक्ति शाखा। ठीक है, देखिए समाचार सुधा वर्षण प्रकाशन का, हाँ, पत्रिका का प्रकाशन, ये पत्रिका आप जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, पत्रिका, मतलब सब कुछ देखेंगे एकदम व्यवस्थित तरीके से। तो 1854 ये कब हुआ? 1854। ठीक, देखिए भाव प्रकाश के रचयिता हैं। अब भाव प्रकाश देखिए कुंभन दास, आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस काल के हैं और कहाँ इनका मतलब है ना, अष्टछाप के शायद हैं इसमें शामिल है वो। अब देखिए तुलसीदास जी अभी बताए, परमानंद दास कहाँ है? देखिए ये भाव प्रकाश जो है हरिराय का है, भाव प्रकाश हरिराय जी का है। देखिए काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन रसवादी है? ये तो जगन्नाथ जी हैं, ये शायद हुआ है। तो देखिए ये 75 प्रश्न हो गया है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो रिपीट हो गए यानी दोबारा आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, और जो एक दो प्रश्न इधर उधर हुए हैं हम उसे कभी न कभी चर्चा कर लेंगे। एक प्रश्न था, हमें याद आ रहा है कि वर्णों के मेल को शायद संधि कहते हैं, ये प्रश्न आया था, शायद ये छूट गया है क्या? वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, या वर्णों के मेल से क्या होता है, उत्पन्न होता है, ऐसा वर्णों के मेल से संधि। तो इसी तरह आप देखिए हो गया। अब एक और है कि शब्दों के, तो प्रश्न नहीं था लेकिन फिर बताया शब्दों का तो समास होगा, है ना, संक्षेपण को क्या कहते हैं तो समास। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही, 75 प्रश्न हो गया पूरा। अब हम अगले वीडियो में क्या लाएंगे, देखिए 24 का जितने मतलब हमें लगता था कि ठीक है प्रश्न हो गया। आप देखिए आप किताब हमें लगता है ले लिए होंगे, आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर देखते रहिए। और जैसे हम यहाँ देखिए है ना काव्य लक्षण, अब काव्य शास्त्र से हम लोग प्रश्न लगाएं, कितना आया, कम से कम 5-6 प्रश्न आया हो। तो काव्य शास्त्र को नहीं छोड़ना है, न संधि को, न समास को, किसी भी तथ्य को नहीं छोड़ना है। और हो सके तो आप भगीरथ जी मिश्र जी का उठा लीजिए भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें व्यवस्थित तरीके से आप काव्य शास्त्र उससे पढ़ लीजिए, या दृष्टि का जो नोट्स आता है संकलित आप उसे लीजिए, और एकदम बढ़िया से उसमें आचार्य शुक्ल जी के, बहुत लोग कहते हैं किताब पढ़ना जरूरी, ठीक है पढ़ना जरूरी, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, लगता है भय लगता है, तो आप दृष्टि वाले में जो संकलित है उसे भी देखिए, उसमें भी कुछ तथ्य हैं। और ये उसके प्रश्न को भी अभ्यास करिए, उसमें प्रश्न भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में 2023 के प्रश्न के साथ फिर आपके सामने आएंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने। अब देखिए आप इसे अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आप लोग के साथ फिर से जुड़ें। ठीक।